आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाइपलाइन की खुदाई बनी मुसीबत, बारिश में सड़क बनी आफत, बारिश ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किल, सड़क मरम्मत का इंतजार। नोटिस के बाद भी खतरा बरकरार, बारिश में जर्जर भवन बने खतरा, कब टूटेंगे हादसे के ये ढांचे। फॉगिंग मशीनों पर उठे सवाल, एक मशीन के भरोसे शहर, निगम की तैयारियों पर जनता ने पूछे सवाल। शांति भंग करने पर कार्रवाई, युवक को किया गया गिरफ्तार, पुलिस ने युवक को कोर्ट में किया पेश। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित, विशेषज्ञ डॉक्टरों ने की जांच, मरीजों को मिला चिकित्सकीय परामर्श, लायंस क्लब सिटी की पहल। राजनांदगांव में विकास के नाम पर खोदी गई सड़क अब बारिश में राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क तो खोद दी गई, लेकिन काम के बाद सड़क को उसके पुराने स्वरूप में लौटाना जिम्मेदार एजेंसी भूल गई। नतीजा यह है कि बारिश होते ही सड़क पर पानी और कीचड़ का ऐसा जाल बिछ जाता है कि यहां से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पाइपलाइन के लिए खोदा गया हिस्सा अब बारिश का पानी और कीचड़ समेटे हुए है। सड़क की सतह कई जगह उबड़ खाबड़ है और खुदाई के बाद समतलीकरण का काम भी अधूरा नजर आ रहा है। बारिश के बीच इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। दोपहिया वाहन चालक फिसलने के डर से धीमी रफ्तार में निकल रहे हैं, जबकि पैदल राहगीरों के सामने कपड़े और जूते खराब होने से लेकर गिरने तक का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन का काम जरूरी हो सकता है, लेकिन काम पूरा होने के बाद सड़क को सुरक्षित बनाना भी उतनी ही जरूरी जिम्मेदारी है। लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण अब बारिश ने इस समस्या को और गंभीर कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सड़क की मरम्मत के लिए जिम्मेदार एजेंसी कब जागेगी? क्या किसी हादसे के बाद सड़क को दुरुस्त किया जाएगा या उससे पहले ही जिम्मेदार विभाग इस परेशानी का समाधान करेगा? रहवासियों ने मांग की है कि खुदे हुए हिस्से को तत्काल समतल कर गड्ढों को भरा जाए और सड़क को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि बारिश के इस मौसम में यह मार्ग लोगों के लिए खतरे का रास्ता न बने। तो कैसे टाइप की व्यवस्था होना चाहिए? कोई ठेकेदार मन की जिम्मेदारी होना चाहिए। हाँ हाँ, क्या तकलीफ होते बताओ ना। चले परेशानी बहुत है ना, मतलब देखना तो गाड़ी मोटर बड़ी स्लिप खाते। अच्छा, हाँ, चोट वोट भी लग सकता है। हाँ हाँ, ठीक है भैया। हाँ, पाइपलाइन का 600 mm पाइपलाइन जो मोहारा से लेकर गंज लाइन तक जा रही है, उसका कार्य प्रगति पर है और संबंधित ठेकेदार को उसको मरम्मत करने के लिए बोल दिया गया है। कुछ क्षेत्र का मरम्मत किया गया है, कुछ क्षेत्र बचा हुआ है, उसको अतिशीघ्र मरम्मत करा दिया जाएगा। राजनांदगांव में लायंस क्लब सिटी द्वारा जनसेवा की भावना से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कामठी लाइन स्थित ओम डेंटल हॉस्पिटल में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच का लाभ लिया। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिया। शिविर के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच की गई। चिकित्सकों ने लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक किया। वहीं जरूरतमंद मरीजों को आगे की जांच और उपचार के संबंध में उचित मार्गदर्शन भी दिया गया। लायंस क्लब सिटी के अध्यक्ष दीपक नवलखा ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाना है। इसी उद्देश्य से समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं, ताकि लोगों को समय पर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और जांच की सुविधा मिल सके। आपको बता दें, शिविर के सफल आयोजन में लायंस क्लब के पदाधिकारियों, सदस्यों और स्वास्थ्य टीम का विशेष सहयोग रहा। इस पहल ने बड़ी संख्या में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और चिकित्सीय परामर्श का लाभ मिला। तो लायंस क्लब का ये प्रयास है कि उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं राजनांदगांव में हम उपलब्ध करा सकें। आज लायंस क्लब राजनांदगांव द्वारा एक विशेष फ्री मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है और इसमें विभिन्न विभाग जैसे न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो, एंडोक्रिनोलॉजी, जो स्पेशली डायबिटीज़, थायराइड के लिए रिलेटेड, ऑर्थोपेडिक्स, फिजियोथेरेपी,
से रिलेटेड और कार्डियोलॉजी, इन्हीं सभी विभागों द्वारा अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। या जिस तरह की सेवाएं इस शहर को नहीं मिल पाती, जैसे न्यूरो सर्जरी है या कार्डियक सर्जरी है या और बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके कंसल्टेंट्स, जिनके स्पेशलिस्ट यहाँ नहीं होते, उनको बुलाकर उनकी सेवाएं अगर लोगों को मिल रही है तो निश्चित तौर पर ये श्लाघनीय है। इसमें कई जांचें फ्री की जा रही हैं जो कि रूटीन होती हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। थाना लालबाग पुलिस ने क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करते हुए एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस के अनुसार ग्राम रामपुर निवासी देवेश यादव पेंड्रे स्थित अटल आवास पहुंचा था। वहां लोगों के साथ उसका विवाद हो गया, जिससे क्षेत्र में शांति भंग होने की स्थिति बन गई। संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने देवेश यादव के तहत गिरफ्तार किया। इसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस्तगासा तैयार किया गया। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए जिला राजनांदगांव स्थित माननीय न्यायालय में पेश किया है। बारिश ने शहर को भले ही गर्मी से राहत दी हो, लेकिन अब यही बारिश लोगों के लिए मच्छरों की मुसीबत लेकर आती दिखाई दे रही है। शाम ढलते ही कई वार्डों में मच्छरों का ऐसा प्रकोप बढ़ रहा है कि लोगों का घरों में बैठना तक मुश्किल हो गया है। नालियों, गड्ढों और जलभराव वाले स्थानों के आसपास मच्छरों के साथ छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की भरमार नजर आ रही है। हम इस समय नगर निगम में मौजूद हैं। बरसात का महीना चल रहा है और बरसात में जगह जगह पर जल भराव होता है, जिसके बाद मच्छरों का बहुत सारे मच्छर, छोटे छोटे मच्छर पैदा होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। लेकिन नगर निगम के द्वारा हर साल फॉग मशीन चलाया जाता है। कई सालों से धीरे धीरे फॉग मशीन कम होता जा रहा है। शायद नगर निगम में 2-3 फॉग मशीन तो है, लेकिन चलता एक भी नहीं है। इस साल एक भी फॉग मशीन शहर में चलता हुआ नहीं दिख पा रहा है। पिछले साल एक फॉग मशीन चल रहा था, जिसके बाद हमने जब जानने की कोशिश किया तो आयुक्त महोदय ने बताया था कि शायद डीजल ज़्यादा पी रही है या मैन पावर नहीं है, जिसकी वजह से मशीन नहीं चल पा रहा है। लेकिन इस साल आज छोटे छोटे एरियो में, छोटे छोटे गली मोहल्लों में जहाँ पर इतने मच्छर हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है, ना ही मशीन चलाया जा रहा है, ना ही ब्लीचिंग पाउडर डाला जा रहा है। आज हम नगर निगम में मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मामला है और क्यों मशीन नहीं चलाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष से भी जानने की कोशिश करते हैं, आयुक्त महोदय से भी जानने की कोशिश करते हैं। बने रहिए हमारे। दरअसल मच्छरों से राहत दिलाने के लिए नगर निगम की ओर से फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार कई इलाकों में इसकी रफ्तार लोगों को नजर नहीं आ रही। नगर निगम आयुक्त का कहना है कि लगातार बारिश के चलते फॉगिंग मशीन चलाना संभव नहीं है। इस बयान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बारिश हर साल आती है और उसके साथ मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ता है, तो बारिश से पहले निगम की तैयारियां कितनी पुख्ता थी। फॉगिंग मशीनों को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। एक वरिष्ठ पार्षद के मुताबिक निगम में 2 फॉगिंग मशीनें हैं और दोनों चालू हालत में हैं। वहीं उपलब्ध जानकारी के अनुसार निगम के पास 3 मशीनें हैं, जिनमें से केवल एक के कार्यशील होने की बात सामने आ रही है, जबकि 2 मशीनें खराब बताई जा रही है। यही विरोधाभास अब सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर शहर में फॉगिंग के लिए कितनी मशीनें उपलब्ध है और उनमें से कितनी वास्तव में मैदान में उतरने की स्थिति में है। तो आपने देखा कि नगर निगम के अधिकारी और वरिष्ठ पार्षद ने क्या कहा। संतोष पिल्ले को हम फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जी को, लेकिन उनका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज है, जिसके कारण उनकी प्रतिक्रिया हम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आप जान सकते हैं कि नगर निगम में 2 फॉगिंग मशीन है, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन हम आपको हकीकत बताते हैं कि नगर निगम में 3 फॉगिंग मशीन है, जो कि एक ही चालू है, जो पूरे शहर को, पूरे 51 वार्ड में एक मशीन से काम चल रहा है। वो मशीन भी इस साल अभी तक तो निकाली नहीं गई है। आयुक्त महोदय कहते हैं कि झड़ी चल रही है, उसके बाद निकलेगा, लेकिन झड़ी तो कल से ही चालू हुई है, उससे पहले भी कोई फॉगिंग मशीन नहीं चलाई गई।
तो आम जनता मच्छरों से परेशान है। छोटे छोटे नए मच्छर के अंडे जो जल भराव जहाँ जहाँ पर होता है वहाँ वहाँ पर जल भराव हो चुका है, जिसके कारण आम जनता परेशान है। लेकिन नगर निगम और जनप्रतिनिधि पूरे मौन हैं, चुप्पी साध कर बैठे हैं। ना कोई कुछ कहना चाहता है, ना ही कोई कुछ सुनना चाहता है। ऐसी ही खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ विश्वनाथ देवांगन, इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। फॉगिंग मशीन नगर निगम के द्वारा हर साल चलाते हैं, इस बार भी चलाएंगे। चूंकि अभी मौसम लगातार पानी गिरने के कारण मशीन निकाल पाना असंभव है और लगातार नालियों में भी अपन पाउडर डाल रहे हैं। और जो मच्छर की जो लारा होता है अंडा, उसको भी खत्म करने के लिए अपन ऑयल मिट्टी तेल मिला के भी डालते, वो भी डाल रहे हैं। नगर निगम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। अभी बरसात के अंदर फॉगिंग मशीन बंद है, फॉगिंग मशीन को बिगड़ा नहीं है, चालू हालत में है और बहुत जल्दी उसका फिर हम शहर में फॉगिंग मशीन चलाएंगे, जनता को लाभ देंगे, मच्छरों से मुक्ति पाएगी। ये बिल्कुल सही है। फॉग मशीन जब पानी गिरता रहता है ना, मतलब जब जिसको झड़ी बोलते हैं, झड़ी के समय में फॉग मशीन चलाना संभव नहीं हो पाता है। अभी जो ही झड़ी खत्म होगी हम लोग फॉग मशीन चलाएंगे। इस साल एक बार भी नहीं चलाएंगे। बारिश आते ही जर्जर मकानों और भवनों को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ जाती है। ऐसे भवनों पर नोटिस चस्पा कर लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि नोटिस के बाद अगला कदम क्या? शहर के कई हिस्सों में ऐसे पुराने और जर्जर भवन अब भी खड़े हैं, जिनकी दीवारें, छत और ढांचा बारिश के मौसम में कभी भी जवाब दे सकते हैं। आपको बता दें, नंदई चौक से लेकर जिला अस्पताल क्षेत्र और गंज चौक जैसे व्यस्त इलाकों में पुराने भवनों की मौजूदगी चिंता बढ़ाती है। इन जगहों से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। दुकानदार, राहगीर, दोपहिया चालक और आसपास रहने वाले लोग अनजाने में ऐसे भवनों के खतरे के दायरे में आ जाते हैं। बारिश पूर्व जर्जर भवनों को चिन्हित करने और लोगों को सावधान करने की कवायद अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई भवन वास्तव में गिरने की स्थिति में है तो केवल चेतावनी का बोर्ड या नोटिस पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जरूरत है कि ऐसे भवनों का दोबारा तकनीकी निरीक्षण हो, आसपास बैरिकेडिंग की जाए और गंभीर रूप से खतरनाक ढांचों पर समय रहते कार्रवाई की जाए। हालांकि नगर निगम की ओर से इस वर्ष बारिश पूर्व सफाई, जल निकासी और सड़क मरम्मत जैसे कार्यों पर अभियान चलाए जाने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन शहर की सुरक्षा में जर्जर भवन भी उतना ही बड़ा मुद्दा है। अभी देखिए, आप जैसे देखेंगे तो राजनांदगांव शहर में बहुमंजिला इमारत कम है। पुराना अगर देखेंगे जो जर्जर हो, कुछ संख्या में ऐसे भवन हो सकते हैं, उसको हम लोग चिन्हित करा लेंगे और चिन्हित करने के बाद जैसा जरूरी होगा उसके हिसाब से हम लोग जो निगम का जो अधिनियम है उसमें जो प्रावधान है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम को अब सिर्फ मैच और प्रतियोगिताओं का मैदान नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग से लेकर बड़े मुकाबलों तक की पूरी जरूरतें पूरी करने वाले आधुनिक खेल परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको बता दें, सोमवार को कलेक्टर एवं स्टेडियम समिति अध्यक्ष जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में सबसे खास फैसला आधुनिक वेटलिफ्टिंग सेंटर बनाने का रहा। शहर के खिलाड़ियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों को देखते हुए इसे प्राथमिकता से तैयार किया जाएगा। अक्टूबर और जनवरी में प्रस्तावित रणजी ट्रॉफी मैचों को देखते हुए स्टेडियम में सितंबर तक जरूरी तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सितंबर में BCCI की टीम भी स्टेडियम का निरीक्षण करेगी। इसके साथ ही स्टेडियम की गैलरी में शेड लगाने के साथ सोलर पैनल लगाने की योजना भी बनाई गई है। इसके अलावा स्थानीय प्रशिक्षकों की मदद से अलग अलग खेलों के नियमित प्रशिक्षण शिविर शुरू करने पर जोर दिया गया है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि स्टेडियम ऐसा होना चाहिए जहां खिलाड़ी एक ही जगह प्रशिक्षण ले, अभ्यास करे और प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सके। यानी आने वाले समय में दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव के खिलाड़ियों के लिए सिर्फ मैदान नहीं, बल्कि खेल प्रतिभाओं को तैयार करने का पूरा केंद्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है।
जिला अस्पताल में गर्भवतियों के लिए सोनोग्राफी अब सिर्फ जांच नहीं बल्कि इंतजार की वजह बनती जा रही है। लंबी वेटिंग के चलते कई महिलाओं को 15 से 20 दिन बाद तक की तारीख मिल रही है। कुछ गर्भवतियों को तो 2 सितंबर की तारीख दी गई है। सबसे ज्यादा परेशानी 3 माह से अधिक गर्भावस्था वाली और हाई रिस्क गर्भवतियों को हो रही है। डॉक्टर की सलाह के बाद जाँच के लिए पहुँचने वाले परिजन तारीख मिलने के बाद अस्पताल के चक्कर लगाने या निजी सेंटर में 1 से 3 हजार रुपए खर्च करने को मजबूर है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में रोज औसतन 50 मरीज सोनोग्राफी के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन करीब 25 की ही जांच हो पाती है, बाकी को अगली तारीख दी जाती है। यही अंतर रोज नई वेटिंग खड़ी कर रहा है। वेटिंग बढ़ने की एक वजह इंटर्न डॉक्टरों द्वारा पेट संबंधी सामान्य शिकायतों में भी सोनोग्राफी लिखे जाने की बात सामने आ रही है। सीखने और अनुभव के दौरान कई सामान्य मामलों में जांच की सलाह दिए जाने से रेडियोलॉजी विभाग पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। आपको बता दें, जिला अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए एक ही रेडियोलॉजिस्ट है। आपराधिक और महिला अपराध से जुड़े मामलों में कोर्ट की पेशी एवं गवाही के लिए उन्हें जाना पड़ता है। ऑनलाइन पेशी के लिए अस्पताल में वीसी रूम बनाया गया है, लेकिन तकनीकी दिक्कत और पुलिस वकीलों के समय पर उपलब्ध नहीं होने से इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में सवाल यह है, हाई रिस्क गर्भवतियों को प्राथमिकता मिलेगी या उन्हें भी तारीख का इंतजार करना होगा। अस्पताल में बढ़ती वेटिंग ने अब इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। खैरागढ़ के तुरकारीपारा वार्ड में आधी रात एक हरे भरे नीम के पेड़ के अचानक विद्युत लाइन पर गिरने से हड़कंप मच गया। हैरानी की बात यह रही कि जिस वक्त करीब 8 साल पुराना पेड़ धराशायी हुआ, उस समय न तूफान था और न ही तेज हवा। रात करीब 2 बजे पेड़ गिरने की जोरदार आवाज सुनकर वार्डवासी घरों से बाहर निकल आए। पेड़ के विद्युत लाइन पर गिरते ही पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई, जो पूरी रात बंद रही। सुबह विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुधार कार्य शुरू किया। दिन भर मशक्कत के बाद शाम करीब 5 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। गनीमत रही कि पेड़ गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई और वाहन भी सुरक्षित रहे। वार्डवासियों ने तत्काल अपने खर्च पर क्रेन बुलवाकर पेड़ हटवाया। बाद में नगर पालिका की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। वार्डवासियों का कहना है कि रात में मौसम सामान्य था, न तेज हवा चली और न ही तूफान आया। इसी वजह से लोगों ने पेड़ की जड़ में किसी असामाजिक तत्व द्वारा कुछ डाले जाने की आशंका जताई है। हालांकि यह महज आशंका है और इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। राजनांदगांव के गोल बाजार स्थित हनफी मस्जिद में मुतवल्ली पद को लेकर अब चुनावी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। आज नामांकन की प्रक्रिया पूरे होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अब असली मुकाबला किसके बीच होगा, इस पर समाज की नजरें टिक गई है। राजनांदगांव गोल बाजार हनफी मस्जिद के मुतवल्ली चुनाव के लिए आज नामांकन फॉर्म का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है और 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। आपको बता दें कि आगामी 6 तारीख को मुतवल्ली चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से होने वाली है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि राजनांदगांव के गोल बाजार हनफी मस्जिद के अध्यक्षता यानी कि यहाँ की जो प्रभार है, यहाँ की जो जिम्मेदार है, उन्हें किनके कंधे पर प्रभार दिया जाएगा, इसका निर्णय 6 तारीख को किया जाएगा। आज फिलहाल आपको बता दें कि नायब तहसीलदार की उपस्थिति में और तमाम मुस्लिम समाज की उपस्थिति में यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। आइए सीधे चलते हैं और उन प्रत्याशियों से, उन दावेदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किन विषयों को लेकर के चुनाव की रणनीति पर आगे दांव लगा रहे हैं और साथ में किस प्रक्रिया के तहत में आगे की चुनाव की कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें, मुतवल्ली पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों ने आज निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान मस्जिद से जुड़े लोगों और समाज के सदस्यों की मौजूदगी रही। अब नामांकन पत्रों की जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मैदान में मौजूद उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट होगी। खास बात यह है कि मुतवल्ली का पद सिर्फ चुनावी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मस्जिद की व्यवस्थाओं, धार्मिक गतिविधियों और सामाजिक कार्यों के संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यही वजह है कि इस चुनाव को लेकर समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
आज नामांकन पूरा होने के साथ ही अब उम्मीदवारों के बीच संपर्क और समर्थन जुटाने की कवायद भी तेज होने की संभावना है। कौन उम्मीदवार समाज का भरोसा जीत पाता है, यह आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हनफी मस्जिद गोल बाजार के मुतवल्ली पद के लिए 6 सितंबर को मतदान होगा। इस दिन मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर नए मुतवल्ली के चयन की दिशा तय करेंगे। फिलहाल नामांकन के बाद मुकाबले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है और अब निगाहें नामांकन जांच के बाद सामने आने वाली अंतिम तस्वीर पर टिकी है। 6 सितंबर को होने वाला मतदान यह तय करेगा कि हनफी मस्जिद की जिम्मेदारी अगले कार्यकाल में किसके हाथों में होगी। मैं इस मस्जिद में पूर्व में 3 मरतबा मुतवल्ली रह चुका हूँ और समाज जानता है क्या काम मेरे कार्यकाल में हुए हैं, नहीं हुए हैं, और जो कार्य महत्वपूर्ण कार्य जो बचे हुए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँ। जनाब जावेद अंसारी साहब हनफी मस्जिद गोल बाजार मस्जिद के अध्यक्ष मुतवल्ली पद के लिए आज नामांकन डाले हैं और जावेद अंसारी साहब पूर्व में भी इसी मस्जिद की जो आप देख रहे हैं शानदार मस्जिद जो छत्तीसगढ़ में एक मिसाल है, उसको स्थापना मतलब शुरुआत उन्हीं के जरिए हुई थी और आज ये सामने आपके सामने है। 2 दिन इनके लिए जो है नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए समय दिया गया था 17 और 18 को। उसके पूर्व 2 ही लोगों द्वारा नामांकन फॉर्म लिया गया था और वर्तमान में दूसरा नामांकन फॉर्म आज जमा किया गया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।